हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं विषय भूगोल के लिए क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, पूरा निर्देश वगैरह सब पढ़ लेना। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको लगभग सभी प्रश्न आपके कंप्लीट करा दिए थे। कुछ प्रश्न हमारे इस वीडियो में मतलब उसमें छूट गए थे, तो हम वो अब कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प इस प्रकार से हो जाएंगे, ये सभी सही विकल्प हो जाएंगे। ठीक है, और ये सभी आपके देखिए रिक्त स्थान हैं, सही जोड़ियाँ हैं, सत हैं, एक सब जवाब में उत्तर मैंने आपको उसमें कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आप जाके पार्ट फर्स्ट जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी मिल जाएगा। साथ ही वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, पूरा पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो 12 तक हमने इसके आंसर देख लिए थे। अब 12 से आगे के जो प्रश्न है वो हमें देखना है, क्योंकि टोटल 20 प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाने हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक 13 हमारा, धात्विक खनिज किसे कहते हैं? कोई दो धात्विक खनिजों के नाम लिखिए, अथवा में है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के नाम लिखिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का चलिए हम आंसर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है। ठीक है, और ये हमारा रहा प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर। ठीक है, तो ये रहा, देखिए धात्विक खनिज किसे कहते हैं। तो देखिए, कोई दो धात्विक खनिजों का नाम भी लिखना है, तो देख सकते हैं इस प्रकार से हो जाएंगे। इस प्रकार के खनिजों में धातु होती है, जैसे लोहा, अयस्क, तांबा, सोना, बॉक्साइट। ठीक है, और इनके यहाँ पर विभाजित किया गया है। अलोह धात्विक खनिज होते हैं, लोह धात्विक खनिज होते हैं। ठीक है, तो धात्विक खनिज कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर? लोहा हो जाएगा, निकेल, टंगस्टन, मैग्नीज। ठीक है, अब देखिए, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के नाम लिखना है। तो देखिए, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के नाम लिखना है, तो देख लीजिए ये हो जाएंगे, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वरीय ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा है, जैव ऊर्जा है। ठीक है, तो भारत में ऊर्जा के प्रमुख अपरंपरागत मतलब गैर परंपरागत स्रोत हैं। ये सभी ऊर्जा स्रोत नवीनीकरण के योग्य हैं होने के कारण साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल भी हैं, मतलब इनसे किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता है। बहुत ही आसानी से ऊर्जा देते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, उससे कोई भी हानि नहीं है और उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। बाकी अन्य है तो उससे हमें, जैसे पेट्रोल से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो उससे उसका दहन होता है तो प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 14 प्रश्न है, रोपण कृषि की कोई दो विशेषताएं लिखिए। 3 नंबर का प्रश्न है, रोपण कृषि की विशेषताएं लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। देख लीजिए, रोपण कृषि की कोई दो विशेषताएं आपको लिखनी है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसमें 4-5 लिखी हैं। कोई दो विशेषता लिखी है, किस यह कृषि किन देशों की देन है, ये भी इसमें बताना है क्या? इसमें विशेषता ही लिखना है। ठीक है, तो 3 लिखना, 3 नंबर का है तो 3-4 विशेषता कर लेना आप। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विनिर्माण का अर्थ लिखिए, इसके 2 उदाहरण लिखना है। तो विनिर्माण का अर्थ लिखना है। ठीक है, तो इसका अथवा वाला मिल जाएगा हमें, ये रहा इसका विनिर्माण का अर्थ। ठीक है, विनिर्माण का अर्थ इस प्रकार से समझा सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद देखिए, द्वितीय क्रियाकलापों की 3 विशेषताएं लिखना है। द्वितीय क्रियाकलापों की 3 विशेषताएं आपको लिखनी है। तो द्वितीय क्रियाकलापों की 3 विशेषताएं देख सकते हैं, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कोई 3 कारण लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कोई 3 कारण क्या हैं? चलिए देखते हैं इसका आंसर। 15वें का अथवा है। ठीक है, देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिन भर मतलब लग जाता है आप लोगों के वीडियो बनाने के लिए। और आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही लाइक जरूर करें। ठीक है, लाइक करेंगे तो और ही अच्छा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए आपका। ठीक है, इतना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्व या कारण। ठीक है, कोई 3 कारण, और ये हो जाएगा इसका यहाँ तक। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारणों का वर्णन करना है। तो प्रश्न 16 है, इसका आंसर चलिए देख लेते हैं। ये रहा प्रश्न 16 का आंसर। जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक आपके यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, भौगोलिक कारक कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, जल की उपलब्धता है, भू आकृति, जलवायु है, मृदाएं हैं, आर्थिक कारक भी हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़े आपको बड़ा करना होगा, क्योंकि भूगोल में 4 नंबर के हिसाब से, 3 नंबर के हिसाब से थोड़ा बड़ा लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारतीय जनसंख्या के 3 वर्ग कौन कौन से हैं, प्रत्येक वर्ग की विशेषता लिखिए। ठीक है, तो 16 प्रश्न देख लीजिए, इसका आंसर हम देखते हैं।
आर्थिक दृष्टि से भारतीय जनसंख्या के 3 वर्ग कौन से हैं, इनकी विशेषता लिखनी है। तो प्रमुख वर्ग हैं, मुख्य श्रमिक होता है, एक सीमांत श्रमिक होता है, एक अश्रमिक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख लीजिए ये सभी हैं। ठीक है, इनकी विशेषताएं यहाँ से आप यहाँ तक पूरा कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के 3 प्रमुख उपलब्धियां, उसका वर्णन करना है। ठीक है, तो हरित क्रांति की उपलब्धियां प्रश्न 17 है। इसका आंसर देख लीजिए, रहा इसका आंसर। भारत में हरित क्रांति की प्रमुख उपलब्धियां ये हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो जाएंगी इसकी उपलब्धियां, और यहाँ से इतना आप कर सकते हैं। ठीक है, अब पूछा है शुष्क कृषि अर्ध शुष्क कृषि में, शुष्क कृषि और आर्द्र शुष्क कृषि मतलब आर्द्र कृषि में अंतर। ठीक है, इनमें 3 अंतर पूछे हैं, तो 3 नंबर के हिसाब से आप देख लीजिए, इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, भारत में गेहूं उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है, ये केवल एक ही 4 नंबर का आना है, जरूर से कर लेना। भारत में गेहूं के उत्पादन के लिए अनुकूल, ठीक है, तो दशाएं देख लीजिए। एक तो तापमान ही है, ठीक है, तापमान, दूसरा है आपका वर्षा, तीसरा मिट्टी, चौथा धरातल, पांचवा श्रम, छठा है उर्वरक, और फिर यहाँ पर उत्पादन भी लिखा हुआ है किस प्रकार से होता है। ठीक है, क्षेत्र भी कभी कभी, ठीक है, निर्भर करता है। ठीक है, ये भौगोलिक दशाएं होती हैं। इस प्रकार से आपका यहाँ सर हो जाएगा आंसर। ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो इनका वर्णन भी करना है, अभी हमने लिखे थे। तो 18 का देख लीजिए, अथवा वाला है, 18 का अथवा मिल जाएगा हमें यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन इस प्रकार से कर सकते हैं। सौर ऊर्जा है अपनी, ठीक है, सेकंड है आपका पवन ऊर्जा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ज्वरीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, जैव ऊर्जा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, विश्व के मानचित्र पर निम्न को दर्शाइए। ठीक है, 5 नंबर का प्रश्न है, 19वां प्रश्न है। ठीक है, आपको कनाडा, रूस, जापान, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, तिब्बत, मेडागास्कर, भूटान, इन सबको दर्शाना है। साथ ही भारत के मानचित्र पर दर्शाना है आपको इंदिरा गांधी नगर नहर, छोटा नागपुर का पठार, कोलकाता, चेन्नई, लक्षद्वीप, चिल्का झील इत्यादि। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। प्रश्न 19 है हमारा, इसका आंसर देखिए रहा। देखिए इसमें पूछा है आपसे, देखिए ये कनाडा विश्व मानचित्र पर देख लीजिए। पहले विश्व मानचित्र पर आप देख सकते हैं कहाँ कौन सा स्थित है। ठीक है, और इसमें देखिए ये रहा कनाडा। ठीक है, ये रहा कनाडा, इसमें लिखा है। और क्या पूछा है, रूस, रूस ये रहा। ठीक है, ये रूस है। ठीक है, नेपाल, भूटान, संयुक्त अरब अमीरात है, मलेशिया ये है, नाइजीरिया, सिंगापुर ये है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं। तिब्बत ये रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं, और यदि आप अच्छे से क्लियर करके आपकी बुक में इसको प्रैक्टिस जरूर कर लें। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत के मानचित्र पर इंदिरा गांधी नहर ये सब दर्शाना है, तो ये भी हम देख लेते हैं। ये वाला लास्ट में मिल जाएगा हमें। ठीक है, ये रहा। ठीक है, इसमें देखिए इंदिरा गांधी कहाँ पर है, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, तो इसमें दर्शाया नहीं, यहाँ पर देखिए ये रहा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर, तो आप अपनी बुक में प्रैक्टिस जरूर कर लें इस प्रश्न को। ठीक है, अब देखिए भारत में जल संसाधनों में कमी आ रही है। जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कोई 4 कारकों की विवेचना करना है। इंदिरा गांधी नहर का मानचित्र का वर्णन करना है। ठीक है, अंतिम प्रश्न है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। प्रश्न 20 है, तो इसका आंसर चलिए देख लेते हैं। ये रहा इसका आंसर। यहाँ से भारत में जल संसाधनों की कमी आ रही है। जल संसाधनों की कमी के उत्तरदायी कारक ये हैं सभी। ठीक है, एक तो 2 कारक यहाँ पर हो गए। ठीक है, इतने लिखना है आपको। ठीक है, इसका विवेचना करना है किन्हीं 2 कारकों की, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का वर्णन करना है। तो ये रहा इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का वर्णन, यहाँ तो इतना हो जाएगा, और फिर आप यहाँ से कर लेंगे इतना। ठीक है,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ ही दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि इस प्रकार से आपकी हेल्प करी जाती है सभी परीक्षाओं में। बहुत ही काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद ये वीडियो बन पाते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वेबसाइट पर इसका PDF मिल ही जाएगा।